हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएमजी क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट किया था प्री, जो हमारी रीड प्री होने वाली है एग्जाम्स, उसकी मैथ जो 30 अंक की मैथ आती है हमारे प्री एग्जाम में, उस मैथ को हमने शुरू किया था। और उसका चैप्टर था अपना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हमारा पहला वाला वीडियो लेक्चर आ चुका है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, तथा बाद में इस वीडियो पर आएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज की अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, क्या स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें संख्या में हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती क्या होती है, इन संख्याओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सम्मिश्र संख्या, सभी नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जितनी भी संख्या होती है वो सभी संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, सम्मिश्र संख्या। क्या बनाती है बच्चों? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ये सम्मिश्र संख्या किन किन भागों में डिवाइड, आगे चलकर इस सम्मिश्र संख्याओं में क्या क्या संख्याएं होती है वो देखिए। आप सारणी से आप इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए सम्मिश्र संख्याओं में अगर हम देखने जाए, बढ़िया, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए सम्मिश्र संख्याओं में यह हमारे पास सम्मिश्र संख्या, ठीक है। चलिए देखिए, सम्मिश्र संख्या आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उसमें से एक होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। आगे चलकर ये जो वास्तविक संख्या है ये भी डिवाइड हो जाती है। आगे चल के ये वास्तविक संख्या है वो भी दो भागों में, वास्तविक संख्या को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? एक होते हैं परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। एक तो हमारे पास होती है परिमेय संख्या। क्या होती है बच्चों? परिमेय। और एक संख्या होती है अपरिमेय। दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो परिमेय है वो वापस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है शांत संख्या, या आप मान सकते हो, एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। आपने पढ़ा होगा शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। तो आगे चलकर ये शांत और अशांत संख्याओं में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। चलिए परिमेय संख्या में अब आपको एक बात ये है कि जो परिमेय में, ये परिमेय है, उसके अंदर जो संख्या डिवाइड हो रही है वो अशांत संख्या कैसे होगी? अशांत आवृत्ति। अशांत, आपको आगे बताएंगे ये क्या होती है अशांत आवृत्ति। और जो एक संख्या होती है अशांत अनावर्ती, वो अपरिमेय संख्या में होती है। अशांत अनावर्ती वो संख्या आती है अपरिमेय संख्या में, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? जो परिमेय में डिवाइड होती है दो भागों में, शांत और अशांत आवृत्ति की होती है। अब यहाँ से देखिए जो शांत है वो भी दो भागों में डिवाइड होगी, और एक भाग तो होगा भिन्न। क्या होगा बच्चों? एक भाग तो होगा अपने पास भिन्न, और एक भाग होगा पूर्णांक। क्या होगा? पूर्णांक। पूर्णांक में यहाँ पर आप देखोगे कि पूर्णांक में आगे जाके एक तो होता है नेगेटिव, एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, मतलब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। और धनात्मक है वो आगे चलकर, देखिए बच्चों, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो उस दो भाग में, चलिए सॉरी, धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर, उसको
यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला भाग है ना, ये जो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव वाला, वो यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ से अगर डिवाइड हो जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक ये वाला लिखा मैंने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक ये होगा, ये इसमें से ही प्राकृत संख्या का रूप होगा, एक संख्या प्राकृत संख्या हो आएगी, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांकों में से ही प्राकृत संख्या होगी। और प्राकृत संख्याओं को हम लिखेंगे भाज्य और अभाज्य में। प्राकृत संख्याओं में हम डिवाइड करेंगे, एक तो भाज्य और एक डिवाइड करेंगे उसको अभाज्य संख्या में, ठीक है ना। अब इस जितने भी स्लाइड में कंप्लीट रूप से जितने भी दे रखे उन सबको हमको एक एक करके पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक इमेजिन, सिर्फ अपनी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट, अनंत, ये आपने कभी देखा है? नहीं देखा, सिर्फ केवल कल्पना कर सकते हैं, ये ऐसा होता है। इसी प्रकार से जैसे कि एक्स है, वाई, जेड, ये जितने भी चर राशि है वो एक इमेजिनरी नंबर है, हम इमेजिन करता है, माना कि वह संख्या एक्स है, मान लेते हैं गणित में, मतलब इमेजिन करते हैं कि वो होता है, इसलिए ये भी काल्पनिक संख्या हो गई। इसके बाद जैसे कि हम मान लेते हैं, इसके बाद अपन ने माना जैसे कि रूट में, अंडर रूट में माइनस वाली संख्या है, अंडर रूट में माइनस का 3, ये भी एक इमेजरी नंबर है, ठीक है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हो, इसको जैसे कि आयोटा 3 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं अक्सर, आयोटा 3 भी लिखते हैं। तो ये सारी जितनी भी संख्या हमने बताई, आपको उदाहरण बताए, ये सभी कैसी संख्या है, ये संख्या काल्पनिक संख्या में आती है, किसमें आती है, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में आती है, देखिए ये वास्तविक संख्या, वास्तविक जो रियल में मौजूद है, रियल में अपन उसको काउंट कर सकते हैं, उसमें होता है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय में देखिए जितने भी अंडर रूट वाली संख्या आती है जो एक पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जैसे कि रूट का 3, क्या आता है, अंडर रूट वाली संख्या होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, उसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये पूर्ण वर्ग, अंडर रूट में 4 है, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या हो जाएगी। हमको कैसे चाहिए, हमको अपरिमेय संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे माना मैंने रूट का 3, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है, एक होती है पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर देखेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 है, वो एक परिमेय संख्या में आता है, किसमें आता है, परिमेय संख्या में काउंट होता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, देखिए इस प्रकार की संख्या है उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। फिर परिमेय संख्या के आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आपको, अगर क्लास 9, 10 वगैरह पढ़ी है तो आपको उसमें पता होगा कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अपरिमेय संख्या में अपन अब इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या कहलाती, जैसे रूट का 3, पाई। अब मित्र यहाँ पर देखिए दोस्तों, अशांत अनावर्ती, ये कैसी संख्या होती है, जो अशांत है, जैसे 1.0। अनावर्ती मतलब अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होती है, जैसे 0 1 आया, उसके बाद 2 0 1 आया, उसके बाद 3 0 1 आया, आगे से आगे ये संख्या बढ़ती जा रही है, इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और इन संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, अच्छे से समझो, सवाल को अच्छे से समझ के करना है, ठीक है ना। देखिए हो गया यहाँ तक कंप्लीट, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन यह अच्छा कि अब देखिए परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाली संख्या है, रूट का 3 पाई है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती क्या संख्या होती है, इस प्रकार की संख्याएं जो होती है वो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है। जैसे आप ऐसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, 3.01, 201, 301, ये ऐसी संख्याएं अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती है। अब परिमेय संख्या दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो शांत होती है और एक होती है अशांत आवर्ती संख्या होती है। अब शांत संख्या, जैसे शांत संख्या में 1.4,
3.2 ये संख्या है शांत संख्या है, जो शांत हो जाती है, जो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है ना। अशांत अनावर्ती ये संख्या कैसी होती है, जैसे कि 0.1, सॉरी यहाँ पर अपन लिख देते हैं जैसे कि 1.2, इसके बाद ये 2 है, ये बार बार बढ़ता ही जाता है आगे, मतलब रिपीट क्या होता है, जो 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2, 2 के ऊपर मैं बार का निशान कर देता हूँ। इस प्रकार की क्या है, आवृत्ति क्या होती है, मतलब एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति होती है, और इसमें क्या था, एक संख्या की बार बार आवृत्ति न होकर अलग अलग नंबर्स बार बार आवृत्ति हो रही है, अलग अलग नंबर हर बार दूसरे नंबर आ रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती संख्या है और ये अशांत अनावर्ती संख्या होती है। ये आप समझिए, इनको समझना जरूरी है। फिर देखिए, फिर शांत संख्या में डिवाइड हो जाता है भिन्न में, और एक डिवाइड हो जाता है पूर्णांक में। भिन्न में हमारे पास भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है मित्रों उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होती है मिश्र भिन्न। क्या होती है, मिश्र भिन्न। भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, उचित होती है, अनुचित होती है, और एक होती है मिश्र भिन्न होती है। क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए भिन्न तक आगे हम भिन्न में उचित भिन्न देखते हैं, अनुचित और फिर मिश्र भिन्न देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले भिन्न में, पहले भिन्न मेरे पास क्या थी, उचित भिन्न। उचित भिन्न, देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, वे भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा। देखिए जिसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है, अंश छोटा व हर बड़ा, ठीक है ना। ऐसी भिन्न होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3/4, अंश कितना है, ऊपर वाली संख्या अंश 3 है, हर कितना है 4, 5/7, अंश कितना है 5, हर कितना है 7। इस प्रकार की जो भिन्न होती है हमारे पास, वो होती है उचित भिन्न। कैसी होती है, उचित भिन्न। इसके बाद हम देखते हैं अनुचित भिन्न। क्या है, दूसरा नंबर का अपने पास है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये इस भिन्नों से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर सिलेबस में आपके थोड़ा भी कॉन्सेप्ट दे रखा है तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी है। देखिए अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसका जैसे अंश तो बड़ा होता है, अब इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। एक तो उचित है, उचित है कि भाई जो बड़ा है वो छोटे वजन को उठा सकता है, और जो छोटा है वो बड़े वजन को उठाएगा। ये तो उचित नहीं है, ये तो गलत है सरासर, वो उठा ही नहीं पाएगा, इसके साथ तो गलत हो रहा है, मतलब वो अनुचित है। कैसा है, अनुचित है। तो यहाँ पर तो जो छोटा है वो बड़े के ऊपर बैठा है, तो ये तो उचित है। यहाँ पर ये अनुचित भिन्न, मतलब जो बड़ा है वो छोटे के ऊपर बैठ जाता है, ये तो गलत बात है, तो ये होगी अनुचित, ठीक है ना। अंश होता है, अंश बड़ा होता है व हर छोटा हो, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट में ही कर रहे हैं, आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं जैसे 5/2, 7/3, 8/4, इस प्रकार की भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। थर्ड नंबर का है, इस भिन्न के बाद तीसरे नंबर आता है मिश्र भिन्न। कौन से भिन्न, मिश्र भिन्न। अब उस जो टेबल अपन ने बनाई थी उसमें हर एक कंसेप्ट को समझना है, क्या चीज क्या होती है, ठीक है ना। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होती है, इसमें एक पूर्ण भिन्न होती है, एक तो पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होती है। क्या होती है, एक तो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, पूर्ण संख्या, व एक भिन्न। इन दोनों से मिलकर संख्या बनती है, मिश्र भिन्न कहलाते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए
4 सही 1/2, 5 सही 2/3, 7 सही 2/9, ये सभी मिश्र भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न कहलाती है? मिश्र भिन्न। इसको पढ़ेंगे 4 सही 1/2, मतलब 4 तो पूरा है और आधा और है, 1/2 और 5 सही 2/3, 7 सही 2/2, ऐसी प्रकार की भिन्न होती है, उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ रहा है अच्छे से बच्चों? ठीक है, समझ के करोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप और कंसेप्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। देखिए ये कंसेप्ट है कि अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। किसमें बदलना? मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना, ये भी आपको सीखना है कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए। 4/5 है, क्या है? क्या, सॉरी ये उचित हो गया। आपको देखना है अनुचित भिन्न लेनी है, ठीक है ना। अनुचित भिन्न के जैसे कि 5/4। देखिए ये कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मतलब कि 4 का भाग करना है, 5 में देना है, 4 आ गया। एक बार जाएगा, 4 बचा, नीचे बचा मेरे पास शेषफल 1। ये शेषफल ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 सही 1/4 हो गया। तो इसका आंसर होगा 1 सही 1/4। समझ में आया मित्रों? अच्छे से समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हमने यहाँ तक किया। अब एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 5/6 2, इसको बदलना है तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4, 1 बचा, 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 सही 1/2। ये मेरे पास आंसर आ गया। समझ में आया? इस प्रकार से हमने क्या किया? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए एक और कंसेप्ट देखिए। अब आगे देखेंगे हम मिश्र भिन्न को। इसको मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। मेरे पास है 1 सही 2/4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 4 को 1 से गुणा करूँगा और ये जो 1 है वो इसमें ऐड करूँगा, तो मेरे पास 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5/4, ठीक है ना। इसको क्या करना है? गुणा करना है। इसी प्रकार से मेरे पास 5 सही 2/3 का 5 के साथ गुणा करूँगा, फिर 2 को इसमें जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 15 + 2/3, तो 15 और 2 होता है 17/, यह आंसर हो गया। समझ में आया? इस प्रकार से हमने क्या किया? मिश्र भिन्न को इसमें बदला, अनुचित भिन्न में बदला। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अभी मेरे पास अपने पास आगे क्या था? यहाँ पर देखिए उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न तीनों को समझ लिया। पूर्णांक में होता है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आपको पता है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में संख्या रेखा बना के आपको समझाया है, जिसमें 0 था, 0 के इस साइड वाले सब प्लस वाले, इस साइड वाले माइनस वाले, और 0 होता है वो सेंट्रल बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट, मध्य बिंदु कहलाता है। उसके एक साइड की प्लस वाली धनात्मक पूर्णांक और एक साइड वाली ऋणात्मक पूर्णांक वो न्यूट्रल होता है, वो 0 होता है। समझ में आया? अब देखिए पूर्णांक में आया, फिर पाकर संख्या, धनात्मक पूर्णांक में से
प्राकृत संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या मैंने आपको समझाया है, जो प्रकृति में विद्यमान है, मतलब कि किसी की गिनती को स्टार्ट करने भी, कोई वस्तु को हम काउंट करने गिनने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, वो एक से शुरू होता है, वो एक से लेके अनंत तक जाता है, ठीक है ना। फिर अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मुझे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना है, फिर हम भाज्य अभाज्य पर आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं, जो एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर आ ही जाते हैं, जो कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको गिनती से संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित, इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उन क्वेश्चन के ऊपर अपन बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया अपने, देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्य, मतलब आपको इसमें बताना है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती है 1 to 100। 1 से 100 तक की गिनती में शून्य कितने होते हैं, तो मेरे पास शून्य है 11। कितने शून्य होते हैं, 11 शून्य होते हैं। कैसे होते हैं 11 शून्य, देखिए 10 में है, एक तो 10 में शून्य आ जाता है, ठीक है। एक देखिए 20 में शून्य आ जाता है, 30 में आ जाता है, 40 में आ जाता है, 50 में आ जाता है, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में तो 2 जीरो आ जाते हैं। जीरो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने जीरो हो गए टोटल, 11 जीरो। कितने हो गए, 11 जीरो। इस प्रकार से आपको पता चला 1 से 100 तक शून्य की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है बच्चों, 11 होती है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है 1 से 100 तक की संख्याओं में एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या एक कितनी बार आता है वो आपको देखना है। तो आप इसको काउंट करोगे, एक आता है 21 बार आता है। कितनी बार आता है बच्चों, 21 बार आता है। कहाँ पर 21 बार आता है, एक से, देखिए एक आता है, 11 में आता है 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, इस एक आ गया। फिर इसके बाद इस वाली लाइन में पूरा एक आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। एक कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और देखिए किसमें आएगा, एक 100, 100 में भी होता है बच्चों, 100 100 होता है, तो उसमें भी एक होता है। कितना हो गया बच्चों, 20, 20 और 1 21। कितना हो गया, 21, ठीक है ना। तो टोटल मिला के आपके पास जो एक है वो आ जाएगा 21 बार। हो गया। यहाँ से देखिए आप, इसमें 100 में है और एक कितना है 10 में, तो 21 हो गया वो पूरा, ठीक है ना। एक देखिए, एक तो इसमें एक और इसमें भी एक है। एक देखना है कि एक एक किसमें आ रहा है, तो दो तो ये हो गए। फिर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो टोटल मिला के 21 बार एक आता है। कितनी बार आता है मित्रों, 21 बार एक आ जाता है अपने 1 से 100 तक की गिनती में। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट लेते हैं, एक अंक वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या आपको पता है 1 से लगाकर 9 तक कितनी होती है, 9 संख्याएं होती है। फिर 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्याएं जैसे होती है मेरे पास 10 से लगाकर 99 तक होती है। तो 100 तक की गिनती में 9 1 10 निकाल दीजिए तो 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 90। कैसे, देखिए आपके पास जो है 1 से लेके 100 तक की गिनती है, तो इसमें से आपको 9 तो स्टार्टिंग के माइनस करने होंगे और एक 100 वाली ये संख्या चली जाएगी। तो टोटल नंबर कितने थे, 100 में से 10 संख्या तो माइनस होगी, मेरे पास कितनी संख्या बची, 90 संख्या। तो जो 90 नंबर होते हैं, 90 संख्या, वो डबल डिजिट में 2 अंक वाले होते हैं। 3 अंक वाली संख्या कितनी होती, 3 अंक वाली संख्या है, देखिए यहाँ से 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। 3 अंक वाली संख्या आपको देखनी है कि 3 अंक वाले कितनी संख्या होती है। 1 से लगाकर, ये सभी बच्चों 1 से है, ठीक है ना। 1 से लगाकर 3 अंक वाली संख्या देखते हैं। तो देखिए बच्चों 1 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 में एक है। 100 में कितने अंक है,
1 2 और 3, कितने अंक है 3। 100 से लगाकर 200 300 400 500 600 700 800 900 तक जाएंगे। कितने तक जाएंगे 900 तक। तो 900 तक जाएंगे तो 900 के बाद आ जाएगा 999 के बाद आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो 1000 काउंट नहीं होगा, इसमें से 100 काउंट हो रहा है, 1000 माइनस हो जाएगा। तो 100 से लगाकर 1000 के बीच में कितनी संख्या आ गई 1000 है 1000, इसके में 4 अंक जाते हैं, 100 घटा दीजिए, कितना बचा मेरे पास 900। तो टोटल मेरे पास आ जाएगी संख्याएं 900 संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी 9000 संख्या। कितनी हो जाएगी 9000 संख्याएं। समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला पॉइंट देखते हैं। 1 से 100 तक की सब संख्याओं में कुल अंक, 1 से जो 100 तक की संख्या है उनमें कुल अंक होते हैं 192 अंक होते हैं। देखिए 1 से 100 तक गिनती है, सभी में डबल डबल अंक गिनने जाए तो कितने हो जाएंगे 100 तक गिनती में सभी में दो दो अंक गिनने जाए तो कितने हो जाएंगे मेरे पास हो जाएंगे 200 अंक। कितने हो जाएंगे 200। 200 में 9 संख्या है, फर्स्ट की 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो 9 माइनस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 191। कितने हो जाएंगे 191। 9 तो माइनस हो गई, अपने कितनी चाहिए 100 तक की कुल संख्याओं में अंक कितने हैं, कितने अंक है, डबल डबल गिनने जाएंगे तो कितने हो जाएंगे डबल। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि डबल डबल नंबर कितने हैं, टोटल मिला के अंक कितने हैं वो आपको देखना है। तो आप इसमें देखिए, अब अगर 100 तक गिनती है, 100 में मैं मान लेता हूँ कि सभी में डबल है तो 200 अंक होने चाहिए। देखिए स्टार्टिंग के 9 अंक सिंगल होते हैं, तो उसमें से आपने 9 माइनस कर दिया, चलिए कितना बचा मेरे पास 191 अंक बचा। तो 100 है, 100 में बच्चों देखिए हमने डबल काउंट किया तो 100 में 3 अंक है, तो एक अंक यहाँ पर प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 192, 192 अंक हो जाएंगे। कितने होंगे, हो गए टोटल 192, ठीक है ना। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे 10, दो अंक 10 में शुरू होते हैं, 2 से 10 से शुरू होते हैं, 10 के बाद तो 11, 11 तो बड़ी हो जाएगी, तो सबसे मिनिमम कितनी है 10 है। इसी प्रकार से 3 अंक की कितनी हो जाएगी, 3 अंक की हो जाएगी बच्चों 100। 4 अंक की, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, 4 अंक की हो जाएगी 1000, 5 अंक की हो जाएगी 10,000। आया समझ में। इस प्रकार से ये संख्या भी आपको ध्यान रखना है, अक्सर पूछ लेते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, 10,000, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बजाय 1000, इस प्रकार से संख्या भी पूछते हैं। चलिए समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर देखिए। अब देखिए कि यहाँ पर 4 है, 5, ठीक है। देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, से दो अंक 10 से स्टार्ट होते हैं, लास्ट कहाँ तक जाते हैं 99, उसके बाद 100 में तो 3 अंक हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी अंक क्या हो गया 99। दो अंकों की सबसे बड़ी होगी 99, 3 अंकों की हो जाएगी 999, 4 अंकों की 9999, 99,999 हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आने वाले रीट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, संभावना है इसकी, ठीक है। देखिए ये वाला देखिए, अंक का वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान या अंकित मान। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, कोई भी अंक है उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, अंक के डिजिट की फेस वैल्यू देखनी है। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखिए ये क्या है अंकीय मान, अंकीय मान, अंक का वास्तविक मान। अब इसको आप 3 प्रकार से लिख सकते हो, वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान, अंकित मान। ये कुछ भी प्रश्न पूछे, ये इंग्लिश में इसका एक ही मीनिंग होता है, फेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू, ठीक है ना। क्या होता है फेस वैल्यू, देखिए किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, अर्थात किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का जातीय मान, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे मेरे पास है 68446, ये जैसे मेरे पास संख्या है कोई, ठीक है ना। अब उसमें मुझे 4 का स्थानीय, सॉरी 4 का जातीय कहे आप
अब इसमें 4 का जातीय मान भी कह सकते हो, 4 का अंकित मान भी कह सकते हो, 4 का वास्तविक मान भी कह सकते हो, 4 का शुद्ध मान भी कह सकते हो, आपकी जो मर्जी कह सकते हो। इसमें 4 ही रहेगा, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। तब किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का जातीय मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। वो 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 6 8 3 2। इस संख्या में 8 का जातीय मान कहे या जातीय मान कितना होगा, इस संख्या में जातीय मान 8 का 8 ही होगा। आया समझ में। एक और लेते हैं 6 2 3 4। जैसे इसमें 2 का आप अंकित मान भी कह सकते हो, इसको अंकित मान, इसमें अंकित मान कितना होगा, इसका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। इस वैल्यू में कोई अंतर या कोई फर्क नहीं आता है। समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। गणित कुछ समझ के करना है, रट के नहीं करना है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, फेस वैल्यू अपने देखा, अब देखनी है आपको प्लेस वैल्यू। क्या देखनी है, प्लेस वैल्यू। देखिए चलिए इसको देखते हैं बढ़िया से। इसमें क्या है, स्थानीय मान या स्थानिक मान। स्थानीय मान या स्थानिक मान यानी प्लेस वैल्यू, जिस जगह पर स्थित है वो संख्या, जिस जगह पर स्थित है वो अंक, उस जगह का कितना स्थान या कितनी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू, एक तो आदमी की फेस वैल्यू, आदमी को देखने से पता चलता है कि भाई ये आदमी किस प्रकार से होगा। एक प्लेस वैल्यू मतलब कि वो आदमी कहाँ पर खड़ा है, किस प्रकार के वातावरण में रहता है, वो कहाँ पर, उसका ऑफिस कैसा है, उसका घर कैसा है, वो कहाँ पर उसकी उठक बैठक होती है, उसको प्लेस वैल्यू, उससे उसकी जगह से अपन को अंदाजा हो जाता है कि ये कितना वैल्यूबल आदमी है। एक इसकी फेस वैल्यू, एक उसका चेहरा देख कर पता चल जाता है आपको कि आदमी कितना वैल्यू है इसकी, ये आदमी कितने पैसा वाला, कितना गरीब है, किस प्रकार की नौकरी में होगा ये, ठीक है ना। इस प्रकार से है। तो इसमें भी देखिए प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है, जिस स्थान पर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे 3 4 6, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 का स्थानीय मान। थ्री का स्थानीय मान, तो देखिए 3 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर है, 3 किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो 3 है, सैकड़े में कितने जीरो होते हैं बच्चों, 2 जीरो होते हैं। तो इसकी वैल्यू है 300। कितनी वैल्यू है बच्चों, 300 वैल्यू है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं 4 6 8 4। 8 का स्थानिक मान, 8 का स्थानीय मान, देखिए 8 का स्थानीय मान, 8 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो 8 लिखा, और दहाई में बच्चों कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो 10 होता है। तो इसकी वैल्यू है प्लेस वैल्यू, 8 जिस जगह पर स्थित है उसकी वैल्यू कितनी है, 80 है। कितनी है, 80। समझ में आ रहा है अच्छे से। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 6 किसके स्थान पर, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर है। तो 6 इंटू सैकड़े के स्थान पर है तो 100 आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 600। कितनी हो जाएगी, 600। इस प्रकार से हमने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा। और स्थानीय मान, इसको स्थानिक मान भी कहते हैं और ये इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू। समझ में आया। अब हम कुछ सवालों के ऊपर आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। इसके बारे में हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर हल करते हैं उनको। देखिए सबसे पहले मेरे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में 6 का अंकित मान। अंकित मान क्या होता है बच्चों, अंकित मान या जातीय मान आप कह सकते हो। 6 का जातीय मान, ये वाला पहला ए है तो ए में 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, या इसको अंकित मान बच्चों कह सकते हो।
जातीय मान होगा 6। इसी प्रकार से बी वाला क्वेश्चन है, बी में 6 का जातीय मान देखिए, तो बी में भी 6 का जातीय मान, या आप अंकित मान कहो जातीय मान कहो एक ही है। अंकित मान कितना है बच्चों, 6 ही होगा। फिर देखिए सी वाला, देखिए सी में 6 का अंकित मान यही होगा। ठीक है ना। डी वाला क्वेश्चन देखिए, डी में भी 6 का अंकित मान यहीं पर होगा। अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, जातीय मान सभी एक ही होते हैं, बराबर 6। समझ में आया। इस प्रकार से बच्चों देखेंगे कि जातीय मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान क्या होते हैं, सभी किस प्रकार से निकाले जाते हैं, आपको पता हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। इसमें निम्नलिखित 4 संख्याओं में 5 का स्थानिक मान, 5 संख्याओं 4 संख्याएं दे रखी है 1 2 3 एंड 4। इसमें आपको 5 का स्थानिक मान का क्रमशः बताना है कि 5 का स्थानिक मान पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में और चौथे में क्या है। इस ऑप्शन में से आपको ढूंढ के बताना सही वाला कौन सा है। यहाँ पर मैं देखूं तो 5 का स्थानिक मान है, 5 के पीछे 3 जीरो है, 1000 के स्थान पर है 5, 5000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 के स्थान पर है। यहाँ पर इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर है, यहाँ पर है 500, कितना है 500, और यहाँ पर दहाई के स्थान पर है तो 50, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर है तो केवल 5। तो ये हो गया 5551, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5550 और 5, ये इसकी क्रमशः वैल्यू है। तो कौन सा ऑप्शन है, 5550 और 5। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर, करेक्ट आंसर है। समझ में आया किस प्रकार से किया इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसेप्ट को समझेंगे, इसी प्रकार से हमारी क्लासेस होगी। कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उससे आधारित क्वेश्चन लेंगे, उनको हल करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 के प्रयोग से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। सबसे बड़ी संख्या आप बनाने जाओगे तो सबसे बड़ी क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो मित्रों यहाँ सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 653 और 2। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 3 5 और 6, ये सबसे छोटी संख्या होगी। अंतर ज्ञात करना है तो आपको माइनस करना है, 12 में से 6 गए तो 6, फिर यहाँ पर 6 2 2 12, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 3 गया तो 1 4, 41 76, 4176। आंसर नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आया किस प्रकार से किया। सबसे बड़ा अंक पहले होना चाहिए, बड़ी संख्या है तो, छोटी संख्या है तो छोटा अंक पहले होना चाहिए, इस प्रकार से बनाया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें देखिए क्या है, 20389 के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है कि सबसे छोटी संख्या किससे बनेगी, 5 अंकों के उपयोग से। यहाँ पर देखिए आप गलती करोगे इसमें जरूर, आप क्वेश्चन पहले आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो मेरे हिसाब से छोटी संख्या आएगी 2 0 3 8 और 9, ये सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों के। आप क्या करोगे इसमें, आप बनाने जाओगे 0 2 3 8 और 9, ये सबसे छोटी संख्या आप बनाओगे। कोई बच्चे इस संख्या को ट्राई करेंगे कि गलत है, आप इसमें देखोगे तो 1 2 3 4,
ये अक्सर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि हम इसको जीरो तो आगे लिखते नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप पढ़ोगे 2389 पढ़ोगे तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। आपको 5 अंकों का उपयोग करना है, मतलब 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो 5 अंकों की संख्या होगी 20,389 होगी। तो 20,389 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आया समझ में? इस प्रकार से हमने कुछ सवालों को भी आज हल किया। ठीक है, आज के हमारी वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने मित्रों तक पहुंचाइए। इसी प्रकार से क्लासेस लगातार क्लासेस आती रहेगी, और इसी प्रकार के हम जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन भी उसके साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी समझ में आ सके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए